हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे जिगर के छल्ले। तो जेई और नीट में एमईसी मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अपन 22 क्वेश्चन बच्चों लेकर आए हैं आज। ये 22 के 22 सवाल तुम्हें दिखेंगे तुम्हारी स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बाबा हर बार की तरह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें सारे सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द गिवन फिगर। कौन सा स्टेटमेंट गिवन फिगर में करेक्ट है ये तुम्हें बताना है। ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया आना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए बाबा, तुम्हें फिगर तुम्हें अच्छा दिखने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस, कुछ भी ऑडियो और वीडियो में परेशानी हो जब जरूर कमेंट करके बताओ आप। ठीक है, चलो बताओ पहले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है तुम्हें, है ना। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये क्रॉस में परपेंडिकुलर तुम्हें दिख रहा होगा, ये इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है और ये यहाँ पे करंट कैरिंग एक लूप दे दिया गया है। ये बताओ, ये जो क्रॉस यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्रॉस मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो थंब तुम अंदर की तरफ रख दो। अगर थंब तुमने अंदर की तरफ रखा तो तुम अगर उंगलियां घुमाओगे इस तरीके से, तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आनी चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आनी चाहिए किसके कारण, क्रॉस वाले वायर के कारण। अलग से भी बना देता हूँ, ये क्रॉस में एक वायर था और इस क्रॉस में वायर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ली है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इस तरीके का एक लूप भी ये मैंने व्हाइट से बना लिया है। ये इस तरीके का एक लूप रखा गया है जिसमें दूसरा करंट इस तरीके से आ रहा है। ये सवाल दिया हुआ है। अब बच्चों ये बताओ, इसमें ये जो अपने को ये वाला जो वायर का पार्ट है, ये वाला, इस पे फोर्स जीरो आ जाएगा। इस पे फोर्स जीरो क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो करंट है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एंटी पैरेलल दिख रहा है। अब करंट कैरिंग वायर पे फोर्स का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी होता था, एल और बी पैरेलल, एंटी पैरेलल होने पे जीरो हो जाता था। तो इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड और इसकी लेंथ वो एंटी पैरेलल हो जाएगी, इसलिए केवल इस पार्ट पे फोर्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस पार्ट पे भी फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो इस इंडिविजुअल पार्ट पे भी फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बाकी कौन कौन से वायर रह गए, एक ये वाला वायर बाकी रह गया, इस वाले वायर। बताओ इस वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर आती है, एल क्रॉस बी। एल की डायरेक्शन में थंब को रखा मैंने, एल की डायरेक्शन में थंब को रखूंगा मैं, और बी नीचे की तरफ। तो एल क्रॉस बी कैसे निकालते थे अपन, एल थंब की तरफ और एल की तरफ फिंगर्स को रखोगे तो एल क्रॉस बी पाम के परपेंडिकुलर। अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और ए क्रॉस बी ऐसे फीलिंग के साथ। तो ये बताओ, ये अगर एल वेक्टर में इधर मानूं थंब, बी वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ मानूं, तो बाहर की तरफ एल क्रॉस बी आ रहा है, तो इसमें फोर्स किधर आएगा, आउटवर्ड्स आ जाएगा। इस वायर में फोर्स आ जाएगा आउटवर्ड्स। सिमिलरली अगर तुम इस वायर की बात करोगे, ये जो एक वायर बाकी था, इसमें करंट ऐसे जा रहा था, इसमें भी एल क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो, एल इधर है, बी किधर है, बी थंब की डायरेक्शन में ऐसे अगर मैं करूं, एल इधर है, बी इधर है, तो एल क्रॉस बी अंदर, बोर्ड के अंदर दिख रहा है। एल इस तरीके से, बी इधर, तो एल क्रॉस बी बोर्ड अंदर की तरफ, तो ये फोर्स आ जाएगा इनवर्ड्स। बच्चों ये फोर्स आउटवर्ड्स है, ये फोर्स इनवर्ड्स है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण नेट फोर्स इस पूरे लूप पे जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन द लूप इज नॉन जीरो, गलत हो गया। नेट टॉर्क ऑन लूप इज जीरो। अब ये बताओ, ये जो लूप है इस तरीके का ये लूप था, और इस लूप पे तुम्हें ये रहा लूप, ये मैंने वापस से लूप बना दिया, ये ऐसे लूप था, ठीक है, इस तरीके से ये लूप दिख रहा है। इस लूप में इस वाले वायर पे ये फोर्स लगेगा आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, और इस पर फोर्स लगेगा इनवर्ड्स। तो ये ऐसे मेरे हाथ को मान लो, ये हाथ लूप ही है, इसमें ऊपर वाले पॉइंट पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और एल्बो में फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो इस हाथ को बताओ, ऊपर से ये बाहर की तरफ गया, नीचे से ये अंदर की तरफ गया, तो ये ऐसे घूम जाएगा इस तरीके से। ये ऊपर वाला पॉइंट बाहर आ जाएगा, नीचे वाला पॉइंट अंदर चला जाएगा। तो मैं अगर अपने आप को इधर मानूं, तो ये मेरे को ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है, ये 12, ये 3, ये 6, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिख रहा है। मतलब घूम रहा है, मतलब टॉर्क जीरो नहीं होगा, और क्लॉकवाइज में भी घूमेगा। तो टॉर्क ऑन लूप इज जीरो, वो तो गलत हो गया है। लूप विल रोटेट क्लॉकवाइज along axis o dash as seen from O। हाँ, मैंने यहां से देखा तो मेरे को क्लॉकवाइज दिखा, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा सवाल है, इसमें फोर्स और टॉर्क के फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो 22 क्वेश्चन में लाया हूं,
इसमें मैंने कोशिश की है कि जो जो चीज़ें आपको टच करनी चाहिए एमईसी और मैग्नेटिज्म में, उन सब के क्वेश्चंस आ जाए। आपके फंडे कैसे हैं उस हिसाब से क्वेश्चंस देख लो आप, तो हो जाएंगे आपसे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास 2 किलोग्राम। एक रिंग दे रखी है अपने को, ये दी हुई क्या है, एक ये रिंग दी हुई है जिसका मास दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, प्लेस्ड इन इज प्लेस्ड वर्टिकली, वर्टिकली प्लेस कर दी गई है इसे, ठीक है ना, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रिंग कैरीज करंट आई, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें पता है एम बी साइन थीटा होता था। मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना होता था, एम बी साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा चलो ये बताओ एम वेक्टर कैसे लिख सकते हो। एम वेक्टर, एम वेक्टर होता था आई इंटू एन इंटू ए, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, देखो इसमें करंट ऐसे दिया हुआ है तो उंगलियों को घुमाओगे तो अंदर की तरफ एम वेक्टर आना चाहिए, मतलब उसे हम माइनस के कैप कह सकते हैं। एम वेक्टर कितना आ गया, आई, आई की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी है 4। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ कहा हुआ है, नहीं कहा हुआ है, तो एन की वैल्यू 1, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन लिखना चाहिए था, 1 है। और एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस, रेडियस 0.5 है, 0.5 को मैंने हाफ लिख लिया, हाफ का स्क्वायर, तो यानी पाई और माइनस के कैप। एम वेक्टर आएगा पाई और माइनस के कैप में। ठीक है, अब बताइए बी वेक्टर जो है इसका, बी वेक्टर, वो बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको 10 टी कैप है ना, तो बी वेक्टर की बात करोगे तो 10 आई कैप आ जाएगा, 10 आई कैप। ठीक है, तो यहां से तुम एम क्रॉस बी या एम बी साइन थीटा की वैल्यू यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते थे। बताओ एम और बी के बीच में एंगल कितना आएगा, बी वेक्टर आई में, मतलब बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में, और एम वेक्टर जो है वो माइनस जेड में था, तो एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। एम का मैग्नीट्यूड कितना लिख दिया मैंने पाई, बी का मैग्नीट्यूड मैंने कितना लिख दिया 10, ये साइन थीटा को मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको चाहिए तो आप ये बताओ मेरे को कि अपन या तो एम क्रॉस बी से टॉर्क की एक्सिस निकाल लें, या फिर आपने क्या समझा है पूरे साल भर वो बताइए मेरे को। एम क्रॉस बी, बताइए ये मेरे हाथ को एक रिंग मान लीजिए, ये हाथ मेरी एक रिंग मान लीजिए, ये जो पेन है ये पेन मेरे को एम वेक्टर है ये, तो ये हाथ मैंने ऐसे रख रखा है, एम वेक्टर इसका अंदर की तरफ है, एम वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ, क्योंकि करंट इधर घुमाया था हमने तो थंब अंदर की तरफ आया था, तो एम वेक्टर मैग्नेटिक मूवमेंट भी अंदर की तरफ आएगा। तो ये मेरा हाथ है, ये जो पेन दिख रहा है ये एम वेक्टर है, ये एम वेक्टर अंदर की तरफ है। बताइए हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती थी, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने के लिए एम वेक्टर बी वेक्टर के पास जाना चाहेगा। तो बी वेक्टर एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है बेटा जी, बी वेक्टर कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। अगर बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो ये रिंग जो है ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी ताकि एम और बी वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन होने वाला है। ये मैंने समझाया आपको क्यों, क्योंकि ये जो रिंग है इस रिंग का एम वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होना चाहेगा, एम क्रॉस बी। और अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। रिंग के लिए ये डायमीटर हो गई, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आई की जगह एम आर स्क्वायर बाय 2, एम की वैल्यू कितनी 2 है, आर रेडियस हाफ का स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। ठीक है, बताओ ये कितना आ गया, पाई इंटू 10, पाई इंटू 10, ये साइन 91 हो जाएगा, 2/2 इक्वल्स टू 1/4 अल्फा, 1/4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू 40 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इनसे समझिए कि क्या क्या कंसेप्ट हमें आने चाहिए, अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिए। एम वेक्टर हमेशा बी वेक्टर की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि एम और बी पैरेलल होने के बाद एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट अभी पिछले सवाल में भी बताया मैंने आपको, आई इंटू एन इंटू ए होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाती है। ये बताओ मेरे को, ये करंट ऐसे दिया हुआ है,
करंट शायद एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज उंगलियों को घुमाओगे तो थंब तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ मतलब के कैप में आ जाएगा, तो डायरेक्शन के कैप में है, ये आंसर तो डायरेक्टली गलत हो गया क्योंकि माइनस के कैप दिया हुआ है, तो के कैप में आंसर आ जाएगा। चलिए आई नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं हुए हैं वो 1 हो गया। एरिया लिखना है तुम्हें, एरिया। ये बताओ यहां पे एक तो एरिया कौन सा होता है, एरिया एनक्लोज्ड। ये बताओ ये तो एक स्क्वायर दिख रहा है, ये एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये बताओ ये कुछ सेमी सर्कल दिखेंगे आपको, ये एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, ये तीसरा सेमी सर्कल, ये चौथा सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल मिलके 2 सर्कल बनाएंगे, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 पाई। अब रेडियस बता दो, रेडियस तुम्हें दिख जानी चाहिए, रेडियस कितनी दिख रही है, ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डायमीटर ए है, तो ये हाफ डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस a बाई 2 होगी कि नहीं होगी, तो रेडियस a बाई 2 यानी a बाई 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहां से आंसर हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2 पाई a स्क्वायर बाई 4 यानी a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 2, यानी a स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस पाई बाई 2, तो i इंटू ए की जगह कितना, a स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2, बस ये आंसर है हमारे पास। आई ए स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2 के कैप, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो देखते चलिए, क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन हैं, अगर ये क्वेश्चंस आप सारे कर लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएंगे फंडे आपके। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड एमईसी और मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी v enters a region where there is uniform magnetic field minus b k cap from x0 to xd, 0 से d के बीच में ये मैंने एक रीजन बना लिया, ये x0 है, ये xd है, 0 से d के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और वो माइनस बी के कैप है, मतलब इनवर्ट्स है तो बी के कैप मान लिया मैंने उसे, और वेलोसिटी v से वो एंटर करता है मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये मैंने वेलोसिटी v मैंने और बना ली है। ठीक है, तो वेलोसिटी v से पार्टिकल एंटर कर रहा है, पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ, इनिशियल पाथ से थीटा डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब v क्रॉस b की डायरेक्शन किधर आएगी, v हॉरिजॉन्टल है, b अंदर है, v क्रॉस b ऊपर आया, v क्रॉस b ऊपर आया मतलब इधर ही कहीं पे इसका सेंटर मान सकते थे तुम, और ये यहां से घूमते घूमते इधर से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, स्पीड v इसकी सेम ही रहेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ये डिफ्लेक्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना लिया इसने, थीटा एंगल बना लिया, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। द स्पेसिफिक चार्ज हमें बताना, इसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा वो तुम्हें बताना है कि स्पेसिफिक चार्ज इसका कितना हो जाएगा। बच्चों सेंटर से इस पार्टिकल को जोड़ा मैंने, इसको भी रेडियस कह दिया, सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ा, इसको भी क्या कह दिया, रेडियस कह दिया। ठीक है, ये जो अपने को विथ दे रखी थी, ये डी दे रखी थी, ये डी दे रखी थी, ये एंगल 90 डिग्री होगा बेटा जी, तो ये वाले एंगल को 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, ये 90 है क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग चल रहा था। ये टोटल एंगल 180 करने के लिए दिस एंगल हैज टू बी 90 माइनस थीटा, सबको ऐड करके देखो, 90 माइनस थीटा में 90 जोड़ोगे तो 90 और ये, ठीक है ना, 90 90 180 माइनस थीटा और प्लस थीटा करोगे 180 आ जाएगा, तो वो एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। बताओ छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मेरे को डी बाय आर दिख रही है, साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये साइन थीटा में ये डी तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर हो जाएगा। बच्चों ये बताओ क्या रेडियस को तुम एम वी बाई क्यू भी लिख सकते हो क्या, रेडियस की जगह मैंने क्या लिख दिया, रेडियस की जगह एम वी बाई क्यू भी लिख दिया, और यहां से क्यू बाय एम, स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाय एम होता है, बोलो क्यू बाय एम की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू बाय एम वी साइन थीटा, क्यू बाय एम वी साइन थीटा अपॉन डी बी, वी साइन थीटा अपॉन बी डी या डी बी कुछ भी बोल सकते हो, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, बस ध्यान दो कि जो भी कंसेप्ट्स बता रहे हैं वो रिवाइज जरूर कर लेना एमईसी मैग्नेटिज्म में। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ जरा, क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, द रिजल्टेंट फोर्स, फिफ्थ क्वेश्चन,
रिजल्टेंट फोर्स ऑन करंट लूप PQRS ड्यू टू लॉन्ग वायर। ये लॉन्ग वायर है और ये लूप है, इसमें फोर्स बताना है। अब ये बताओ पैरेलल वायर्स के बीच में, पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हें याद है क्या कितना होता था? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी होता था। तो ये इस फॉर्मूले का कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि पैरेलल वायर्स पे फोर्स कितना लगता है? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल लेंथ की फोर्स भी निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ, ये ऊपर वाले वायर पे फोर्स 0 लगेगा, इस नीचे वाले वायर पे भी फोर्स 0 लगेगा। ये ऊपर और नीचे पे फोर्स 0 लगने का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअली फोर्स 0 है। एक्चुअली अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, इस ऊपर वाले वायर पे जितना फोर्स ऊपर लगेगा, इस नीचे वाले वायर पे उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, इसलिए ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसल। इसीलिए फोर्स केवल इस वाले वायर पर लगेगा और इस वाले वायर पे लगेगा, जिनका मैग्नीट्यूड अलग होने के कारण कैंसिल नहीं कर पाएंगे, वरना डायरेक्शन इनकी भी अपोजिट होगी। देखो ये करंट यहां से ऊपर जा रहा है ना, ये भी ऊपर जा रहा है करंट, क्या ये सेम डायरेक्शन में करंट दिख रहा है? क्या ये अट्रैक्ट करेगा? तो इधर जो फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा F1, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये करंट नीचे जा रहा है, तो ये वाला करंट और ये वाला करंट एंटी पैरेलल करंट जब पैरेलल वायर्स में हो जाते हैं तो रिपेल करेंगे, तो ये बाहर की तरफ F2 फोर्स लगेगा। अब जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है, दिख रहा है ना यहाँ पे, डिस्टेंस जिसकी कम होगी उसका फोर्स ज्यादा होगा। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं, अपोजिट में रिपल्सिव फोर्स लगते हैं। करंट कैरिंग वायर की कहानी चल रही है, ये सब कुछ रिवाइज करवा दिया। तो बताओ यहाँ पे नेट फोर्स अट्रैक्टिव ही होगा, वैसे तो पूछा नहीं है, और वो होगा F1 माइनस F2। F1 मतलब इस पे लगने वाला फोर्स माइनस F2। चलो फोर्स कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। डी की वैल्यू पहले 2 सेंटीमीटर, तो 2/100। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ कर देना, और इस F2 की वैल्यू कितनी आएगी? वही म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, लेकिन डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस तुम्हें 2 और 10 12/100 दिखेगी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ वो हमारे पास होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। उसको L से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता था, तो बस सॉल्व कर लो बच्चों, इसे आंसर आ जाएगा। देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई, ऊपर 100 ऊपर आ गया, वो भी कॉमन आ गया, 1/2 माइनस 1/12, बस यही आंसर है। इसमें वैल्यूज फीड कर देता हूं मैं। म्यू नॉट बाई 2 पाई कितना होगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता था? म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई कितना होगा? 2 इंटू 10 की पावर -7, तो वो लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 बच्चों करंट इसमें भी 20 है, उसमें भी 20 है, तो I1 भी 20 I2 भी 20, 20 इंटू 20 वो 400 हो जाएगा। I1 I2 400। L लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो वो 15/100 आ जाएगी, और एक 100 अलग था, एक 100 अलग आ जाएगा, और ब्रैकेट में ये जो टर्म थी ये कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 2 मतलब 10, और डिवीजन में 24, एलसीएम ले लिया इनका, 12 माइनस 2 10/24। बोलो कितना आंसर आ रहा है? ये एक 100 में से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये यहां पे अगर आप देखें तो 4 से ये 24 6 आ जाएगा, 2 से ये 3 आ जाएगा, 3 से ये 5 आ जाएगा, तो नंबर में 5 आ गया। 5 में ऑप्शन ही है, तो आंसर 5 आ गया, और 10 की पावर -7 और 10 की पावर 3 बाकी था, तो 5 इंटू 10 की पावर -4, यानी 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? बढ़े आगे, जानदार शानदार रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, बढ़िया से जो हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है वो पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ चुका है, जो 6th क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ Mg एट 300 केल्विन इज 1.2 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच ससेप्टिबिलिटी विल बी दिस। तो ये बताओ बच्चों, क्या ये ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते थे? तो क्या यहां से x1 t1 बराबर x2 t2 लिख सकता था मैं?
तो 300 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू T2। 10⁻⁻5 कैंसिल कर दो, 300 इंटू 12/18, ये तुम्हारे पास टेम्परेचर आएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 6 से ये 50, 50 इंटू 4 200 केल्विन, 200 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेना बच्चों कि छोटे मोटे क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के आ जाएं तो गड़बड़ ना हो। बढ़े आगे, चलो 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये अगला 7th क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है 7th क्वेश्चन में, असिमेट्रिक स्टार शेप्ड कंडक्टिंग वायर लूप। एक ये स्टार शेप्ड सिमेट्रिकल लूप है, करंट आई कहा हुआ है इसमें, और द डिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकल अपोजिट वर्टिसेस इज 4a। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताना है बच्चों, बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है ये, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, और डायमेट्रिकल एंड इस पॉइंट और इस पॉइंट, डायमेट्रिकल एंड्स के बीच में टोटल डिस्टेंस 4a है, तो सेंटर से किसी भी कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी माननी है, 2a माननी है अपने को। ये कोई बहुत ही सिमेट्रिकल स्टार वो अपने को दिया हुआ है, ये सिमेट्रिकल स्टार, इसका मैंने कुछ पॉइंट बना लिए, ये अपने को सेंटर ये मान लिया मैंने। अब यहां पे तुम्हें 12 वायर्स दिख रहे होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, इधर 6 हैं, उधर भी 6, 6 और 6 12 दिखेंगे। बच्चों ये बताओ, अगर आप इन सबको सेंटर से कनेक्ट करते, ये मैंने इन सबको सेंटर से कनेक्ट कर दिया, तो मेरे को 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं। मैं और साफ से बना देता हूं, देखो डायगोनल से डायगोनल अगर अपन अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ दें, बताओ कितने तुम्हें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल जो 360 डिग्री एंगल था बीच में, वो 6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60, और उनको भी हाफ हाफ कर दोगे तो 30 भी हो जाएगा। तो ये बताओ मेरे को कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये तो 2a है क्योंकि टोटल 4a थी, और हमें क्या करना है, 12 वायर्स दिख रहे हैं, किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक वायर का, ईच वायर का जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, क्योंकि सारे वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड सेम होने वाला है। तो हमारी अप्रोच यहाँ पे क्या रहेगी, किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसे हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलिए मैं केवल इस एक वायर के मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, इस एक वायर के मैग्नेटिक फील्ड की बात, इस एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मेरे को। कैसे निकालूंगा मैं इस एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इस वायर को ना आगे एक्सटेंड कर दिया, आगे मैंने तब तक एक्सटेंड किया जब तक मैं इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर नहीं गिरा देता, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जब मैं इस पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो आप मेरे को एक बात बताइए कि ये एंगल सेंटर वाला एंगल, ये एंगल कितना था, 60 डिग्री था, ये एंगल कितना था, 60 डिग्री था। तो बताओ यहां से 2a से ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2a cos 60, 2a cos 60 मतलब a आ जाएगा। ये मैंने d निकाल लिया, d μ0I/4πd। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो सर, ये बताओ। अगर ये कोई वायर होता था, अगर ये कोई वायर होता था, ये कोई वायर होता था, या दूसरे पन्ने पे बताऊं क्या, अगर ये कोई वायर होता था, जैसे कि आप ये बताओ, अगर ये कोई वायर होता, इस वायर के कारण मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता, तो कैसे निकालते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, हम क्या करते, वायर को एक्सटेंड करते, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, वो 90 डिग्री, ये डिस्टेंस को d बोल देते, इस पॉइंट से एक साइड को हमने टच किया, इसी पॉइंट से दूसरे साइड को टच किया, एक एंगल अल्फा आ गया और एक एंगल बीटा आ गया, और फॉर्मूला होता था μ0I/4πd साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये फॉर्मूला होता था हमारे पास। अगर वायर के, अगर करंट कैरिंग वायर के बाहर है कोई भी पॉइंट, तो फॉर्मूला होता था μ0I/4πd साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये d आ चुका है हमारे पास। हम एंगल की तलाश और जारी रखते हैं, यहां से इस एंड को टच करना है और यहीं से इसी एंड को टच करना है। बताइए ये हाफ एंगल 30 डिग्री है और ये कंप्लीट एंगल हमने ऑलरेडी 60 डिग्री निकाल रखा है। आंसर आना चाहिए μ0I/4πd, d की जगह a, और साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 माइनस साइन 30। फिर बोल देता हूं मैं यहां पे क्या हुआ, देखिए ये जो वायर था, इस वायर को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया,
और सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर से इस पर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमने इसी पॉइंट से इस एंड को भी कनेक्ट किया और इसी पॉइंट से इस एंड को भी कनेक्ट किया। ये बताइए मेरे को कि ये टोटल एंगल तुम्हें दिया हुआ है 60 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना था 60 डिग्री, और ये हाफ एंगल उसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस d को 30 डिग्री घुमाओगे तो एक एंड तक आओगे, 60 डिग्री घुमाओगे तो दूसरे एंड तक जाओगे। और 30 और 60 डिग्री क्यों बन रहा है, अरे वो सब ट्राइंगल के कारण हुआ है। जैसे यहां पे तुम ये सारे एंड्स को कनेक्ट करते, ये सारे एंड्स को कनेक्ट करते, तो अभी बताओ ये कंप्लीट एंगल कितना हो रहा है, कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल हो रहा है 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन हाफ एंगल की अगर बात करोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। देखो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया मैंने, इन दोनों ऐसे ही बाकी पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो इन दोनों पॉइंट्स को चलो कनेक्ट कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। अब देखो बीच वाले जो टोटल 360 डिग्री एंगल था उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ जाएगा। ऊपर भी अपने पास पार्ट आ जाएंगे, नीचे भी अपने पास पार्ट आ जाएंगे। 12 देखो 1 2 3 4 5 6 6 ऊपर और 6 नीचे, कितने हो गए 12 पार्ट हो गए। 360 बाय 12 करोगे कितना आएगा 30 डिग्री। तो बोल रहा हूं ना मैं आपको कि हाफ एंगल, हमें एक वायर का हाफ एंगल चाहिए। इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है 60, ये भी टोटल एंगल कितना है 60, ये सारे 60 एंगल है। हर वी शेप में, हर वी शेप में टोटल एंगल कितना है 60, सिमेट्रिकल फिगर है। तो हर वी शेप में टोटल एंगल 60 है, हाफ एंगल 30 हो जाएगा। इसीलिए हमें ये जो पूरा एंगल यहां से देखो, ये हमने परपेंडिकुलर डाला था, इस यही लाइन है परपेंडिकुलर, तो ये यहां से यहां पूरा घूमने में ये एंगल कितना आ गया 60, और यहां से हाफ घूमने में ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक बात है ना। तो इसीलिए एक एंगल 60 एक एंगल 30 आ गया है, और ये एक वायर के कारण आया है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी आने वाला है। कितना आ जाएगा ये आंसर, म्यू0 I बाई 4 पाई ए था, तो ये 4 से कितना आ गया ये 3, तो 3 और पाई ए, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 30 1/2। यानी ये आंसर कितना आना चाहिए यहां से आपके पास, 2 बाहर आ जाएगा, 3 म्यू0 I बाई 2 पाई ए √3 - 1, 3 म्यू0 I, तो 3 म्यू0 I √3 - 1, तो 3/2, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो 6/4 जो लिखा हुआ है बाहर, 6/4 को क्या लिख सकते हैं अपन 3/2 म्यू0 I बाई पाई ए √3 - 1। तो अच्छा सवाल है। आप अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, एंगल्स वगैरह अगर आपके फंडे क्लियर हैं कि फॉर्मूले में कब कौन सा एंगल यूज करते हैं, सॉल्व कर सकते हो इसे। हो जाएगा 7th क्वेश्चन। आगे चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 8th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं अपन। बोलिए बच्चों 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। 8th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बी तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है I कैप माइनस जे कैप, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुम्हें 2I कैप प्लस अल्फा जे कैप। बच्चों आपको पता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे होता है QV क्रॉस B। तो क्या आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है परपेंडिकुलर। और अगर ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए था। तो क्या होगा इनका डॉट प्रोडक्ट, I के नंबर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और माइनस को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे माइनस अल्फा बराबर 0, अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 8th क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा। बढ़े आगे अपन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 10th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बच्चों। 10वां सवाल है, बताओ 10वें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। 10वें क्वेश्चन में बोला हुआ है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता था θ/V एंड करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है θ/I। ठीक है, ये बताओ मेरे को, ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है θ/V, V की जगह IR लिख सकता था मैं, I × R। ये θ/I को मैं करंट सेंसिटिविटी σV बराबर σI/R,
और रेजिस्टेंस की वैल्यू जी दे रखी है, तो क्या यहां से सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा आई बाई जी, सिग्मा वी सिग्मा आई बाई जी, सिग्मा वी सिग्मा आई बाई जी, यानी कि थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों रिवाइज कर लेना, करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूलेज जैसे जैसे बताते हैं हम आपको जरूर याद कर लेना। ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन एक यूज कर लिया यहाँ पे कि थीटा बाई वी थीटा बाई आई, ये आपको फॉर्मूलेज याद है कि नहीं। बाकी आप इसमें इन टर्म्स ऑफ एन बी और ए उस टर्म्स में भी फॉर्मूले इसके जरूर याद कर लेना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर ये आ चुका है 10वां सवाल होगा शायद, ये 9वां या 10वां जो भी सवाल है। ये बताओ क्या कहा हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। एसर्शन इन साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेशन ऑल द टाइम। क्या साइक्लोट्रॉन में ये 2 डी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 2 डी होते हैं, इन डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है और यहां पे एक हमने एसी सोर्स लगा रखा होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करता रहता है। बताओ जो भी चार्ज पार्टिकल होता है, वो चार्ज पार्टिकल जब यहां से यहां घूमता है तो कौन सा फोर्स लगता है उस पर, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के कारण उसका एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। स्पीड तो सेम रहती है लेकिन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा कुछ लगता होगा जो डायरेक्शन लगातार चेंज करता होगा। फिर जब पार्टिकल यहां से आगे जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है। जब पार्टिकल वापस से घूम के आता है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण, तो यहाँ पे वापस से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वापस से स्पीड बढ़ा देता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो जब भी पार्टिकल डीज में होता है तो डीज में मैग्नेटिक फोर्स उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव करता है तब उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। मतलब कहने का मतलब है हमेशा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में रहता है, कभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे ई और बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये इसका रीजन होना चाहिए। जबकि रीजन में यहां क्या बोल रखा है, यहां पे रीजन में बोल रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंजेस ओनली व्हेन इट पासेस थ्रू गैप ऑफ डी। सही बात है, काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड कब चेंज होती है, जब केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो डीज के बीच में ही मिलता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है क्या। इसलिए असर्शन रीजन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 या 11 जो भी ये क्वेश्चन है, बताइए एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। बच्चों जेईई मेंस में भर भर के क्वेश्चन, नीट में भर भर के इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए हुए हैं। एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। कोई ये रिंग है, रिंग की सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे द फील्ड बिकम्स 1/27 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। बच्चों एक फॉर्मूला होता है, बी ऑन एक्सिस इज बी एट सेंटर 1 + x²/r² की पावर 3/2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आंसर आ जाएगा। हमें एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना करना है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड करना है हमें 1/27 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर और इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर और 1 + x²/r² की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चों 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो, ये 1 + x²/r² की पावर 3/2। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब वो स्क्वायर है तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर लिया, तो 3 का स्क्वायर 9 = 1 + x²/r²। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया और ये 1 इधर चला जाएगा तो 8 = x²/r², यानी x = r², x² = r² × 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और रूट लगाना पड़ेगा। रूट लगाओगे तो प्लस माइनस दोनों में आंसर दे सकते हैं, लेकिन माइनस है नहीं, तो 2√2r। r मतलब रेडियस, रेडियस a दे रखी है तो 2√2a। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला और अच्छा सवाल है। क्या बोला हुआ है? टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स m एंड √3m आर ज्वाइंड एट 90 डिग्री। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट है m, एक मैग्नेटिक मोमेंट है √3m 90 डिग्री पे, आर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट m एंड फील्ड। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उसमें आपको बताना है कि क्या हो जाएगा एंगल m और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट m एंड द फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें क्या एंगल हो जाएगा? तो ये बताइए, मैग्नेटिक फील्ड, माना मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ है, इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है और इस एंगल को थीटा मान लिया, क्योंकि मेरे को एंगल भी मैग्नेटिक फील्ड और m के बीच में बनाना है, तो ये मैंने एंगल थीटा मान लिया। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क 0 हो रहा होगा। अब बताओ, m वेक्टर हमेशा b वेक्टर की तरफ जाना चाहता है। बताओ, इस m पे टॉर्क इधर आएगा τ1, इस √3m पे टॉर्क इधर आएगा τ2। दोनों टॉर्क की डायरेक्शन कैसे बताई मैंने? m हमेशा b की तरफ जाना चाहेगा, इसका भी m वेक्टर हमेशा b की तरफ जाना चाहेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे होंगे? क्योंकि टॉर्क 1 का और 2 का बराबर कर दीजिए। 1 का टॉर्क कितना आएगा? mb sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है m इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब बताओ √3 वाले का टॉर्क कितना आएगा? √3m इंटू बी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। बच्चों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो √3m और b के बीच में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। बस ये बताओ, ये mb से mb कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3, यानी थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल डायपोल में भी बन सकते हैं ये सारे सवाल, तो जरूर सॉल्व करना इन्हें। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। बोलो अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अ करंट कैरिंग वायर इज मेकिंग अ सर्कुलर लूप ऑफ सिंगल टर्न इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर। एक कोई वायर था जिससे एक लूप बनाया गया, एक वायर था जिससे लूप बनाया गया है ना, इसकी रेडियस कुछ आर रही होगी। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया इसने? बी प्रोड्यूस किया, तो वो मैंने लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी लिख दी? μ0I/2r। अब बोला हुआ है इफ सेम वायर इज कन्वर्टेड इनटू लूप हैविंग 3 नंबर ऑफ टर्न्स विद सेम करंट देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा। अब बताओ, यहां पे लेंथ सेम ही है। अब एक ऐसा हमने इससे लूप बनाया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितने कर दिए? कैपिटल N की वैल्यू हमने कितनी कर दी? कैपिटल N की वैल्यू हमने 3 कर दी। कैपिटल N की वैल्यू इसमें 3 कर दी। बच्चों लेंथ तो सेम रहेगी ना। मान लो इसका रेडियस कुछ स्मॉल r हो जाता, तो लेंथ पहले कितनी थी? लेंथ पहले थी 2πr, तो पहले लेंथ कितनी रही होगी? पहले लेंथ L रही होगी 2πr। अब बताइए मेरे को, जब नंबर ऑफ टर्न्स तुमने 3 टाइम्स कर दिए होंगे तो रेडियस कितनी हो गई होगी? आप सिंपल बताइए मेरे को, क्या लेंथ को n इंटू 2πr लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ, लेंथ को n इंटू 2πr लिख सकते थे आप। नंबर ऑफ टर्न्स n और 2πr, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये 2π कांस्टेंट, ये लेंथ कांस्टेंट, मतलब n और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर n को तुमने 3 टाइम्स कर दिया है तो रेडियस 1/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ, नया मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए था? न्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना आता? वो आता μ0 NI/2r। और क्या लिख सकते थे? μ0 n की जगह 3I/2, रेडियस r/3 आ जानी चाहिए। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो ये 3 ऊपर चला गया तो 9 μ0 I/2r। μ0 I/2r वो b था, तो नया मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 9b हो जाएगा। और हम तो ये डायरेक्टली डेरिवेशंस कराते हैं। अगर लेंथ कांस्टेंट होती है तो b इज प्रोपोर्शनल टू n² होता है। अगर लेंथ कांस्टेंट होगी तो b n² के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि तुम नंबर ऑफ टर्न्स को अगर जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स हो गए तो रेडियस r/n टाइम्स हो गई तो n² ऊपर आ जाएगा अपने आप।
तो डायरेक्टली याद रहता है, नहीं भी याद हो तो मैंने डिराइव कर ही दिया है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया होगा, 9 टाइम्स हो गया होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। बढ़े आगे, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है इस अगले सवाल में। इस अगले क्वेश्चन में बच्चों अपने से ये कहा हुआ है, फिगर शोज लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई। तो आई करंट इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर करंट आई जो है वो दिया हुआ है अपने को। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस a/2। बच्चों जो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर होता था, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, म्यू0 I r/2πr²। याद होना चाहिए, नहीं याद है तो तुम्हें फिर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना पड़ेगा, वो लगा लेंगे आगे के सवालों में। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, खूब बार आया हुआ है, इसलिए मैंने ये सवाल रखा है। म्यू0 I r की जगह a/2 और 2πa²। a से a कैंसल, म्यू0 I/4πa, म्यू0 I/4πa सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। तो इनसाइड पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड याद होना चाहिए आपको इनके ग्राफ भी याद होने चाहिए थे कि इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज होता है, सरकमफ्रेंस पे मैक्सिमम, बाहर वाले पॉइंट पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला म्यू0 I/2πr। ठीक है, बढ़े आगे, बताइए इस सवाल में बताइए, करंट कैरिंग वायर इज बेंड मैग्नेटिक फील्ड एट O बताना है। ठीक है बच्चों, ये जो वायर है, ये वाला वायर, ये वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर है और ये वाला जो वायर है, ये सारे वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि इन सारे वायर्स का एक्सेस है ये पॉइंट। इन सारे वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड केवल निकालना है इस 2r रेडियस के कारण कितना होगा और इस r रेडियस के कारण कितना होगा। बताओ, दोनों के कारण डायरेक्शन सेम ही आएगी क्या? हाँ, करंट सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसलिए दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आएगा। बच्चों पूरी रिंग के कारण आंसर कितना आता था, म्यू0 I/2r। तो 1/4 ऑफ द रिंग के कारण कितना आएगा, 1/4 हो जाएगा। कंप्लीट रिंग के कारण कितना होता था, म्यू0 I/2 और r। अब मैं अगर इस पार्ट की बात करूं तो इसकी रेडियस 2r थी, म्यू0 I/2 और r की जगह 2r। ठीक है, और इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1/4 ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगा, प्लस ये जो है पार्ट, इसके कारण भी 1/4 आएगा, टोटल का 1/4, टोटल कितना होगा, म्यू0 I/2r। बस बच्चों यही आंसर है। अब कितना आ जाएगा ये आंसर बताओ, म्यू0 I/4 और 4 मतलब 16r प्लस म्यू0 I/8r। ठीक है, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो, तो 2 और 1 3 म्यू0 I/16r, 3 म्यू0 I/16r, यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 म्यू0 I/16r। ठीक है, बढ़े आगे, चलो बताओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अ लाइट मेटेलिक रॉड हैविंग करंट 2 एम्पियर एंड लेंथ 2 मीटर is kept in a magnetic field as shown. If the tension in the string is 50 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। बच्चों ये बताओ, ये जो अपने पास वायर दिया हुआ है, ये करंट I दिया हुआ है, इसमें L क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आएगी, L क्रॉस B की डायरेक्शन, ये L करंट की डायरेक्शन में, B अंदर की तरफ है, तो L क्रॉस B नीचे आ रहा है, यानी नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, ILB, और ऊपर टेंशन कितनी है, 50 न्यूटन। और इक्विलिब्रियम में बताइए आप मेरे को, क्या 50 और ILB को बराबर कर सकते थे आप? I L क्रॉस B होता है, लेकिन L और B के बीच में एंगल, L करंट की डायरेक्शन में और B अंदर की तरफ, तो L और B के बीच में एंगल 90 डिग्री, इसलिए वो लिखा नहीं है, वरना L क्रॉस B को LB sin थीटा लिखते। ये 50 आ जाएगा, करंट I 2 है, लेंथ कितनी दे रखी है, 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड B पूछा हुआ है, तो ये 25/2 यानी 12.5, यानी कि 12.5 टेस्ला, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बताइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं बोल भी रहा था आपसे कि आपको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना आना चाहिए। बताओ क्या बोला हुआ है कि
infinite long hollow conducting cylindrical wire with inner radius r/2 and outer r carries uniform current density along its length. ठीक है, करंट डेंसिटी कांस्टेंट दे रखी है उसकी. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर, वो उसका ग्राफ आपको बनाना है. तो क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको एक सिलेंड्रिकल वायर दिया हुआ है बच्चों. इस सिलेंड्रिकल वायर में क्या दिया हुआ है अपने को, इस सिलेंड्रिकल वायर में r/2 रेडियस तक, r/2 रेडियस, कैपिटल r/2 रेडियस तक ये हॉलो है. ठीक है ना, और टोटल रेडियस इसकी कितनी दी हुई है, r दी हुई है, लेकिन r/2 रेडियस तक ये क्या है, वो हॉलो है. और इसमें बाहर जो है, ये बाहर इसमें यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J कांस्टेंट मान सकते हो, करंट कांस्टेंट मान सकते हो, वो फ्लो हो रहा है. और हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. बच्चों किसी भी सिलेंड्रिकल वायर का मैग्नेटिक फील्ड वो होता है म्यू0 I/2 पाई r. बायोट ये क्या बोलते हैं इसे अपन, एम्पियर्स लॉ जो है, एम्पियर्स लॉ से ही अपन ने ये रिजल्ट निकाला हुआ है. अपना फिजिक्स पढ़ो का जो ऐप है उसमें आपको ये सब बताया हुआ है. अगर सिलेंड्रिकल वायर है तो तुम्हें एम्पियर लॉ भी लगाने की जरूरत नहीं है. अगर सिलेंड्रिकल वायर कैसा भी है, तुम्हें r डिस्टेंस पर अगर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो r डिस्टेंस का तुमने एक एम्पीरियन लूप बनाया होगा, एक सर्कल बनाया होगा. उस r रेडियस में कितना करंट है वो I इन यहाँ पे लिख दो. सॉल्व करने से तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा. चलिए, अगर इस वायर को मैं ऊपर से देखता हूं तो ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखेगा मेरे को, ऊपर से देखने पर r/2 तक तो ये हॉलो दिखेगा, और r/2 से r के बीच में इसमें करंट होगा. r/2 से r के बीच में इसमें क्या होगा, करंट होगा. अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है, जो ग्राफ मेरे को बनाना है, मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं. मान लीजिए मैंने सबसे पहले पॉइंट जो लिया वो पॉइंट मैंने r/2 से कम पे लिया, मतलब हॉलो जो पार्ट है वहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया. अब हॉलो पार्ट में कोई भी पॉइंट लिया r/2 से कम पे, मैंने यहाँ पे कोई भी एक एम्पीरियन लूप बनाया, तो बताओ इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई भी करंट तुम्हें दिखेगा नहीं. I इन जीरो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो आ जाएगा. तो r/2 से कम में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा. r/2 से कम पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आना चाहिए था. ये ग्राफ दिया हुआ है तो पहला ग्राफ तो गलत ही हो जाएगा, बाकी सब सही है, क्योंकि r/2 से कम में कोई भी ग्राफ नहीं आना चाहिए था. मैं एक और आसान सा पॉइंट ले लेता हूं. मान लीजिए बाहर कोई पॉइंट ले लेता मैं, r डिस्टेंस से बाहर कोई भी पॉइंट होता, तो यहाँ पे आप कोई भी अगर एम्पीरियन लूप बनाते तो क्या सारा करंट इसके अंदर ही दिखता. तो फिर अगर r रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट आप लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखने वाला है म्यू0 I/2 पाई r, क्योंकि सारे का सारा करंट वो इस एम्पीरियन लूप के अंदर ही आएगा. तो I इन की वैल्यू I हो जाएगी. मतलब B और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो R के आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, R के आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये तीनों ही ग्राफ ठीक हैं. अब अपने को मतलब r/2 से r के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड देखना ही पड़ेगा कि r/2 से r के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा. ठीक है, तो बताइए r/2 से r के बीच में, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देता हूँ. देखिए, ये यहाँ पे हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं. ऊपर से देखने पे r/2 तक तो ये हॉलो था, और r/2 से r के बीच में इसमें करंट डेंसिटी J कांस्टेंट थी. अब J का फॉर्मूला कितना होता है, J होता है करंट, और वो करंट किस एरिया में है, पाई r² माइनस r/2 का स्क्वायर. ये करंट डेंसिटी मैंने लिख दी. करंट डेंसिटी कितनी होती है, I/A होती है, I, और वो करंट I कितने एरिया में है, पाई r² टोटल. पाई r² में से पाई r/2 का स्क्वायर हटा दो, क्योंकि वहां पे तो कोई करंट था नहीं. ये r² माइनस r²/4, 3 पाई r²/4. तो ये मेरे पास करंट डेंसिटी Ji है. मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया बच्चों, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, और पॉइंट जो है इस बार वो डिस्टेंस r जो है वो r/2 से बड़ी है और r से छोटी है. r/2 से r के बीच में मैंने कोई पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक बना लिया है कोई भी एम्पीरियन लूप. इस लूप के अंदर करंट कितना आएगा वो मुझे लिखना है. J का मतलब होता है एक एरिया का करंट. तो बताइए इस एरिया में करंट कितना आएगा, इस एरिया में करंट आएगा पाई r² माइनस पाई r/2 का स्क्वायर. ये I इनका आंसर आएगा. मेरे को इस एरिया का करंट लिखना चाहिए, इस एरिया का करंट, इस एरिया में कितना करंट आएगा. तो इस एरिया में कितना करंट आएगा, 1 यूनिट एरिया में कितना करंट आता है, J. तो फिर ये जो येलो वाला शेडेड एरिया दिख रहा है कितना होगा, पाई इंटू स्मॉल r² माइनस पाई इंटू r/2 का स्क्वायर.
तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इन की जगह जे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4 अपॉन 2 पाई आर। ये हमारे पास आना चाहिए जो ग्राफ आएगा। तो बताइए मेरे को इसका ग्राफ किस जैसा आने वाला है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो r/2 तक तो कोई ग्राफ होगा नहीं, r/2 तक तो कोई भी ग्राफ नहीं होगा, है ना। और r पे म्यू नॉट i/2 पाई आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। अब ये जो ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए कि ये ग्राफ में ऊपर भी ये आर स्क्वायर दिख रहा है और नीचे भी ये आर दिख रहा है। तो ये ग्राफ अगर आप सोचेंगे तो इस तरीके से ये एक ग्राफ दिखेगा आपको। और ये प्रीवियस अगर हम जाएं तो ये हमें जो ग्राफ दिख रहा है इस तरीके का ये ग्राफ आने वाला है। अब ये ग्राफ स्केच करने के लिए तो तुम्हें पॉइंट ही चाहिए। ये ग्राफ इसलिए गलत हो गया क्योंकि आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत हो गया ये ग्राफ। ठीक है, यहां पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट और फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये r/2 पे ग्राफ किसी हाइट से चालू नहीं होगा, r/2 पे तो 0 ही था, तो ग्राफ 0 से ही चालू होना चाहिए था, 0 से बढ़ता बढ़ता जाएगा और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेहतरीन सवाल है। ग्राफ स्केचिंग के पीछे मत जाइए, फंक्शन बना लीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े यहां पर, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इफ डिप सर्कल इज सेट एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन देन अपेरेंट डिप इज 30 डिग्री, कैलकुलेट ट्रू डिप। बच्चों जो अपने पास अपेरेंट डिप का फॉर्मूला होता है, अपेरेंट डिप tan थीटा अपेरेंट इक्वल्स टू tan थीटा बाय कॉस अल्फा। बच्चों अपेरेंट डिप का फॉर्मूला होता है tan थीटा बाय कॉस अल्फा। याद रखना अपेरेंट डिप कहां पे आती है, किसी दूसरे प्लेन में। ट्रू डिप कहां पे आती है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक मेरिडियन और ये अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक मेरिडियन और अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो दो प्लेन्स के बीच का एंगल होता है वो अल्फा होता है। अब अपने से कैलकुलेट ट्रू डिप पूछा हुआ है, अपेरेंट डिप 30 डिग्री दी हुई है, तो tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा और दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल 45 डिग्री cos 45 डिग्री। बताओ यहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये cos 30 1/√3 और cos 45 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 1/√2 यानी 1/√6, tan थीटा 1/√6। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैग्नेटिज्म में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में लेके आया हूँ उनको टच जरूर कर लेना यार। आप मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ लो, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा जो दूसरा एंगल होता है, दूसरा प्लेन होता है, वहां पे अपेरेंट डिप आती है, उसी को हमने बोला डिप सर्कल हमने 45 डिग्री पर ले गए, है ना। तो वो वही बात है कि हम मैग्नेटिक मेरिडियन से 45 डिग्री आगे आ चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये भी अच्छा सवाल है। क्या बोला हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में तुमसे ये बोला हुआ है कि चार्ज 2q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहां पे ये पॉइंट P है, ये चार्ज 2q है जो v से मूव कर रहा है। ये डिस्टेंस a दे रखी है। ये यहाँ पे भी -q चार्ज है जो v से मूव कर रहा है, और एक और q चार्ज भी दिया हुआ है आपको, एक q चार्ज आपको और दिया हुआ है, ये पॉइंट P, और इसके नीचे q चार्ज जो v से मूव कर रहा है। ये डिस्टेंसेस a हैं। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे बताना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे बताना है। अब आप ये बताओ मेरे को, बायोट-सैवर्ट लॉ में म्यू नॉट आई dl क्रॉस r बाय 4 पाई r³ लिखते थे। करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये लिखते थे। बच्चों जो आइडियल होता है, आइडियल वेक्टर को आप qv वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज बन जाएगा। तो q v क्रॉस r बाय 4 पाई r³। ठीक है, v वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इस पूरे क्वेश्चन में r वेक्टर कहां से कहां होता था, करंट कैरिंग वायर से पॉइंट की तरफ, मतलब ये आएगा r वेक्टर, ये आएगा r वेक्टर, ये आएगा r वेक्टर, और v और r वेक्टर आपको हर जगह 90 डिग्री पे दिख रहे हैं क्या। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट q v r बाय 4 पाई r³, यानी म्यू नॉट
क्यू वी बाय 4πr²। ये वर्किंग फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए। हमें नॉर्मली करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड याद रहता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया है, क्वेश्चन ने यहां पे पूछ लिया है हमसे मूविंग चार्ज के कारण। तो चार्ज को करंट में आप चेंज कर लो। देखो माइनस क्यू चार्ज आगे जा रहा है तो मानना पड़ेगा कि करंट इसमें किधर जा रहा होगा, करंट पीछे की तरफ जा रहा होगा। करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। 2q चार्ज ऊपर जा रहा है तो यहां मानना पड़ेगा करंट भी ऊपर जा रहा है। यहां पे q चार्ज आगे जा रहा है, करंट भी आगे जा रहा है। चलो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड बता दो। देखो करंट आगे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले पॉइंट पे आउटवर्ड्स बाहर की तरफ आ गया। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगेन बाहर की तरफ आ गया। यहां पे करंट इधर जा रहा है, नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगेन बाहर की तरफ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड तीनों करंट के कारण बाहर की तरफ आएगा। चार्ज को करंट में कैसे रिप्लेस करोगे? पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है उधर ही करंट मान लो, नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा है उसके अपोजिट करंट मान लो। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हुए, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखते हुए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। ये रहा करंट, ये रहा पॉइंट आउटसाइड, ये रहा करंट ऊपर की तरफ, पॉइंट इधर, ये आउटसाइड, ये रहा करंट इधर, पॉइंट नीचे, ये रहा आउटसाइड। तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड μ0 QV बाय 4πr²। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड μ0 Q की जगह 2Q इंटू V बाई 4πr²। और इसके कारण भी डायरेक्शन वही है तो प्लस μ0 QV बाय 4πr²। तो कितना आ गया यहां से आंसर? देखो 4πr² तो नीचे कॉमन आ गया, 4πr² और μ0 QV यानी μ0 4QV बाय 4πr², μ0 4QV बाय 4πr² या a² और आउटसाइड द पेज यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। बायोट-सैवर्ट लॉ, करंट कैरिंग वायर के कारण उसे चार्ज में रिप्लेस करो तो आंसर आ जाएगा। चलो जरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है बच्चों, ये भी अच्छा सवाल है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा हुआ है कि 2 लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर्स कैरीज करंट I इज इन इक्विलिब्रियम। देखो ये जो है ना, 2 वायर्स हैं यहाँ पे, ये 2 वायर्स हैं, 2 थ्रेड्स हैं ये, मतलब इन थ्रेड्स की लेंथ कितनी है? L है, ये इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे ये करंट I और यहाँ पे भी करंट I। ये करंट कैरिंग वायर है, इसे प्लेन के परपेंडिकुलर, ये करंट कैरिंग वायर है और ये इक्विलिब्रियम में है। लैम्डा हमें पर यूनिट मास का लेंथ दिया हुआ है तो करंट I की वैल्यू पूछी हुई है। बच्चों ये एंगल थीटा मान लो, ठीक है, FBD बना लो इसका। देखो यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द मास लग जाएगी, टेंशन T, और ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ये वाला एंगल थीटा क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऐसे Z दिख रहा है, इस तरीके से Z दिख रहा है। बताओ T का ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा T cos थीटा और T का इधर कंपोनेंट आ जाएगा T sin थीटा। नीचे क्या लग जाएगा? mg लग जाएगा। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ, मैंने मान लिया कि ये जो दोनों वायर्स थे, ये आपको फिगर समझ में आ गया, ये 2 वायर्स हैं, ये 2 वायर्स हैं, थ्रेड्स हैं L लेंथ के, और इनमें ये 2 हमने परपेंडिकुलर वायर्स, ये 2 परपेंडिकुलर वायर्स ऐसे रखे हुए हैं। ये आपको दोनों परपेंडिकुलर, ये पेन और ये थंब परपेंडिकुलर ना, इनको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब ये तो गिर जाते तो इनको मैंने थ्रेड से बांध दिया। तो ये दोनों ऐसे वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स में करंट ना एंटी पैरेलल जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी मैग्नेटिक फोर्स रिपल्शन का लग जाएगा। तो क्या यहां से तुम्हें मिला? ऊपर क्या लग रहा है? T cos थीटा, नीचे क्या? mg। अंदर की तरफ क्या लग रहा है? T sin थीटा। बाहर की तरफ क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो इनको डिवाइड करते अगर तो साइन बाई कॉस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती? मैग्नेटिक फोर्स अपॉन mg, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन mg, ये tan थीटा की वैल्यू आ जाती। चलो सॉल्व करके बताओ जरा मेरे को tan थीटा, या नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं मैं। tan थीटा की वैल्यू fm अपॉन mg आ रही है, तो ये बताओ tan थीटा आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स अपॉन mg। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? μ0 I1 I2 बाय 2πd, μ0 I1 I2 बाय 2πd। तो अब मैंने मान लिया बच्चों कि ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? d है, d है। ये l दे रखा था मेरे को, l, ये l दिया हुआ था। बताओ l का ये वाला कंपोनेंट l sin थीटा हो जाता, l का ये वाला कंपोनेंट हो जाता l
कॉस थीटा, तो एल का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है, एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा, सिमिलरली ये भी एल साइन थीटा, तो डी की वैल्यू 2l साइन थीटा मेरे को पहले से पता है। ठीक है, तो बताओ जरा क्या लिखूं मैं यहां पे, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, डी की वैल्यू बाद में लिख लेंगे, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। ये बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। मैंने मान लिया किसी एक वायर, ये जो वायर है ना, ये वायर, इस वायर की एल लेंथ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एल लेंथ पे, तो एल लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू एल। ठीक है, और बताओ नीचे mg भी लिखना था, अब mg को मैं लैम्डा इंटू एल लिख रहा हूं, क्योंकि एल लेंथ का मास कितना होगा, एल लेंथ का मास लैम्डा इंटू एल। तो देखो ये जो तुमने एल माना था, ये एल तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाना चाहिए, टेन थीटा। कितना आ जाना चाहिए, टेन थीटा, टेन थीटा आ जाना चाहिए। म्यू नॉट I1 I2 की जगह आई स्क्वायर, नीचे 2 पाई, और डी, डी की वैल्यू कितनी निकाली थी, डी की वैल्यू 2l साइन थीटा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा अपॉन में लैम्डा जी, तो अपॉन में लैम्डा जी आ गया, तो लैम्डा जी अपॉन 1 अपॉन लैम्डा जी। तो ये आंसर आ गया। तुम्हें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे तुम्हें वैल्यू चाहिए थी करंट आई की। बताओ करंट आई की वैल्यू यहां से कितनी दिख रही है, 2 इंटू 2 4 पाई एल साइन थीटा लैम्डा जी टेन थीटा बाय म्यू नॉट का रूट, ये दिख रहा है आंसर। बताओ यहां से 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर बाकी रह गया पाई एल लैम्डा जी, पाई एल लैम्डा जी। बच्चों टेन थीटा को साइन बाय कॉस लिखूं तो साइन स्क्वायर थीटा बाय म्यू नॉट कॉस थीटा। टेन थीटा को मैंने साइन बाय कॉस लिख दिया, तो साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर, और नीचे कॉस आ गया, तो आई का आंसर आ जाएगा 2 साइन थीटा रूट के अंदर पाई एल लैम्डा जी बाय म्यू नॉट कॉस थीटा। 2 साइन थीटा पाई एल लैम्डा जी, तो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा पाई एल लैम्डा जी अपॉन म्यू कॉस थीटा, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख लो 2 साइन थीटा रूट के अंदर पाई लैम्डा जी एल, तो 2 साइन थीटा रूट के अंदर पाई लैम्डा जी एल और नीचे म्यू नॉट कॉस थीटा आ जाएगा आंसर। चलिए जरा इसके आगे हम इस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चों। क्या बोला है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में कि पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m एंटर्स स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से स्टार्ट करता है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ई आई कैप का, ई नॉट आई कैप का, और बी नॉट भी आई में, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप, और वेलोसिटी दे रखी थी इसकी, वेलोसिटी दे रखी है इसकी वी नॉट जे में। ठीक है, स्पीड 2v नॉट कब हो जाएगी ये बताना है बच्चों। ये बताओ जब ये v नॉट स्पीड इसकी अभी है, तो बाद में स्पीड अगर 2v नॉट करनी है, तो ये बताओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी इधर ही आएगा इधर फोर्स। ये बताओ इस v नॉट की डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट आ नहीं पाएगा, क्योंकि ई का कोई कंपोनेंट इधर आ नहीं पाएगा, यानी इस डायरेक्शन की स्पीड हमेशा वी नॉट ही बनी रहेगी। तो ये बताओ फाइनली ये जहां भी कहीं पे जाएगा उस समय इसके पास एक y डायरेक्शन की वेलोसिटी v नेट रहेगी, एक x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx रहेगी, तो नेट वेलोसिटी इसके पास कितनी रहेगी, वो y डायरेक्शन की वेलोसिटी और x डायरेक्शन की वेलोसिटी ये नेट वेलोसिटी रहेगी, और ये नहीं, यही नेट वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2v नॉट के बराबर। अगर स्क्वायर करते तो v नॉट स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर की वैल्यू 4v नॉट स्क्वायर आ जाती, यहां से vx स्क्वायर की वैल्यू 3v नॉट स्क्वायर आ जाता, और vx की वैल्यू √3v नॉट आ जाती। यानी कुछ देर बाद देखो ये v नॉट जो है ना, ये v नॉट तो सेम ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट आएगा नहीं ना, ये v नॉट हमेशा v नॉट रहेगा। तो स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कराएगा x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में जब स्पीड √3v नॉट हो जाएगी, तो √3v नॉट और v नॉट का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा,
वो रिजल्टेंट हो जाएगा 2v0। अब बताओ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स वो लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं सकता एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि बी के पैरेलल मैग्नेटिक फोर्स हो नहीं सकता। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स होता कितना है? QE बाय n। तो बताओ क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर तुम लगाते, क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल्स टू u प्लस AT अगर मैं लगाऊं तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए था। तो मैं यहां पे कहीं पे जगह मेरे को मिल नहीं रही है, यहां पे बताओ v इक्वल्स टू u प्लस AT। एक्स डायरेक्शन में फाइनल स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी चाहिए? √3v0। इनिशियली एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी? 0। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन QE बाई m। तो टाइम का आंसर आ जाएगा √3v0 m बाई QE। √3mv0 बाई QE, √3mv0 बाई QE। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों जरा लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम। चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q दिया हुआ है, मास M दिया हुआ है, वेलोसिटी V दी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। बताइए ये हमें इस तरीके से दिया हुआ है कुछ, और ये 30 डिग्री पर आ रहा है कोई, मतलब 30 डिग्री पे इधर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वो 30 डिग्री में ही है। ठीक है, और वेलोसिटी जो दे रखी है, ये वेलोसिटी V दी हुई है। बताओ V क्रॉस B की अगर तुम डायरेक्शन निकालते, V इधर B अंदर, V क्रॉस B ऊपर, तो यहां पे कहीं पे V क्रॉस B से सेंटर बनता, और ये इस तरीके से ऐसे घूमता है, घूम के बाहर निकलता। तो घूम के बाहर निकलता तो स्पीड तो सेम ही रहती V। थोड़ा अगर इसमें कंस्ट्रक्शन करते तुम तो आंसर बन जाता। देखो ये सेंटर से इसको जोड़ा तो ये भी रेडियस, सेंटर से इसको जोड़ा तो ये भी रेडियस। बच्चों ये 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आ रहे वो आ रहे तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब आपको ये बोलना चाहिए कि ये पार्टिकल कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा? 60 डिग्री एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड में केवल ये। बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2πm/QB कंप्लीट सर्कल के। कंप्लीट सर्कल का टाइम पीरियड मतलब 360 डिग्री घूमने में इतना टाइम लगता था। तो 60 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 1/6 टाइम लगेगा। 60 डिग्री 1/60 तो होता है, तो कितने टाइम के लिए अंदर रहेगा वो? 1/6 ऑफ 2πm/QB, मतलब πm/3QB। इतने टाइम के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल चलता है तो क्या डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम लिख सकते थे क्या? तो इतनी देर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा और डिस्टेंस इतनी चलेगा। बताइए जरा आप इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज πmv/3QB, πmv/3QB। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। टाइम पीरियड फॉर विच पार्टिकल इज इन मैग्नेटिक फील्ड πm/2QB, नहीं 3 आना चाहिए था। पार्टिकल विल नेवर कम्स आउट, हाँ वो तो 60 डिग्री कुछ समय बाद बाहर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम्स आउट v cos 60i। अब 60 डिग्री अगर एंगल बनाएगा ना पार्टिकल, देखो पार्टिकल ने अगर 60 डिग्री एंगल बनाया होगा तो इसका जब तुम वेलोसिटी वेक्टर बनाओगे ना, ये 60 डिग्री एंगल बनाया इसने, तो वेलोसिटी वेक्टर के जब कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट i में आएगा और एक j में आएगा, प्लस i और प्लस j। इन्होंने कंपोनेंट का आंसर i और माइनस j में दिया हुआ है, तो मेरे को कंपोनेंट करने की जरूरत भी नहीं है, ये वैसे ही गलत हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है। तो होपफुली ये 22 सवाल जब तुम करोगे तो तुम्हारे दिमाग से सारा डर हट जाएगा। MEC मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से तैयार करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस्ट ऑफ लक बेटा जी।